आज हम परमाणु के बिल्कुल मतलब एकदम सेंटर में जा रहे हैं, उसके न्यूक्लियस में। जी हाँ, न्यूक्लियस। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पे आज हम देखेंगे कि न्यूक्लियस कैसे बना है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, और हाँ, सबसे अहम, इसमें जो जबरदस्त एनर्जी छुपी है उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। देखते हैं कि इस नन्हे से केंद्र में क्या क्या है। तो शुरुआत करते हैं इसके साइज से। ये सुनने में अजीब लगे, पर न्यूक्लियस परमाणु के मुकाबले अविश्वसनीय रूप से छोटा होता है। हाँ, बहुत ही छोटा। मतलब अगर एक परमाणु पूरा स्टेडियम है तो न्यूक्लियस शायद बीच में रखी एक पिन की नोक जितना होगा। सही कहा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि परमाणु का लगभग सारा मास, मतलब 99.9% से भी ज्यादा, इसी नन्ही सी जगह में होता है। बाप रे, इतना घना! और इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स और बिना चार्ज वाले, मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रॉन्स। अच्छा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जी, और इन दोनों को एक साथ हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ओके, न्यूक्लियॉन्स। तो यहीं से वो एटॉमिक नंबर आता है? हाँ, एटॉमिक नंबर जिसे हम Z से दिखाते हैं वो प्रोटॉन्स की संख्या है। फिर है न्यूट्रॉन नंबर N, जो न्यूट्रॉन्स की संख्या है। और मास नंबर? मास नंबर A इन दोनों का जोड़ है, Z प्लस N। किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस को दिखाने के लिए अक्सर X, A, Z नोटेशन इस्तेमाल होता है। और हाँ, ये न्यूक्लियॉन्स इतने हल्के हैं कि किलोग्राम में इनका वजन बताना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, तो फिर कैसे मापते हैं? इसके लिए हम एटॉमिक मास यूनिट या U का इस्तेमाल करते हैं। ये कार्बन 12 एटम के वजन पर आधारित है। ओके। अब एक और मजेदार बात, एक ही एलिमेंट के एटम्स में प्रोटॉन्स की संख्या, मतलब Z, तो हमेशा सेम रहती है, पर न्यूट्रॉन्स N अलग अलग हो सकते हैं। अच्छा, जैसे? इन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 मशहूर आइसोटोप्स हैं। प्रोटियम, जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, ड्यूटेरियम, जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, और ट्रिटियम, जिसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। तो इनकी केमिस्ट्री एक जैसी होगी? हाँ, केमिकल बिहेवियर लगभग एक जैसा होता है क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं, पर इनकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज काफी अलग होती हैं। अच्छा। वैसे जिनका मास नंबर A सेम हो उन्हें आइसोबार्स कहते हैं, और जिनका न्यूट्रॉन नंबर N सेम हो उन्हें आइसोटोन्स कहते हैं। पर आइसोटोप सबसे ज्यादा काम आते हैं। समझ गया। तो ये तो हुई बनावट, लेकिन अगर ये इतना छोटा है तो इसका आकार पता कैसे करते हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स रदरफोर्ड जैसे वैज्ञानिकों ने किए थे। बाद के डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट से पता चला कि न्यूक्लियस लगभग गोल होता है। गोल? हाँ, और इसका रेडियस R मास नंबर A पर निर्भर करता है। एक फॉर्मूला है, R = R0 A 1/3। R0 क्या है? R0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू लगभग 1.2 फेम्टोमीटर FM होती है। फेम्टोमीटर? ये कितना छोटा हुआ? बहुत छोटा, 1 मीटर का समझिए 10 खरबवां हिस्सा। ओह! इस फॉर्मूले की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इससे पता चलता है कि न्यूक्लियर डेंसिटी, मतलब न्यूक्लियस का घनत्व, लगभग कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मतलब भारी न्यूक्लियस भी उतना ही घना? जी हाँ, A पर निर्भर नहीं करता, और ये डेंसिटी बहुत बहुत ज्यादा है, करीब 2.3 × 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। 10 की पावर 17। पानी से कितना ज्यादा हुआ ये? पानी से खरबों गुना ज्यादा। इतना घना पदार्थ हमें आम जिंदगी में नहीं मिलता। इसकी तुलना फिर किससे कर सकते हैं? इसकी तुलना सिर्फ कुछ खास खगोलीय चीजों से हो सकती है, जैसे न्यूट्रॉन स्टार्स। अविश्वसनीय घनत्व। अच्छा, अब आते हैं उस एनर्जी पर जिसका जिक्र शुरू में हुआ था। आइंस्टाइन का वो फेमस इक्वेशन है E = mc²। हाँ, E = mc²। ये बताता है कि मास और एनर्जी एक ही चीज के दो रूप हैं। क्या इसका न्यूक्लियस से कुछ लेना देना है? बिल्कुल, यहीं पर आता है मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट। मास डिफेक्ट मतलब मास में कमी। हाँ, होता यह है कि किसी भी स्टेबल न्यूक्लियस का कुल वजन उसके अलग अलग प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के वजनों को अगर हम जोड़ें तो उससे हमेशा थोड़ा कम होता है। अच्छा, वजन कम क्यों हो जाता है? ये जो वजन में कमी आती है, डेल्टा M, यही मास डिफेक्ट है। आइंस्टाइन के समीकरण के हिसाब से यही गायब हुआ मास असल में एनर्जी में बदल जाता है। तो ये वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस को बांधे रखती है? एकदम सही। इसी एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी EB कहते हैं।
इसे हम EB = डेल्टा mc² से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए चाहिए, या कह सकते हैं कि जब न्यूक्लियस बनता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, तो मतलब न्यूक्लियस बनने पर मास एनर्जी बन जाता है, तो क्या हम इस एनर्जी को निकाल सकते हैं? हाँ, और यहीं पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की अहमियत पता चलती है। इसे EBN कहते हैं, मतलब EBA। हाँ, EBA, इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम अलग-अलग न्यूक्लियाई के लिए EBN की वैल्यू देखें तो एक ग्राफ बनता है जिसे बाइंडिंग एनर्जी कर्व कहते हैं। इस कर्व में दिखता है कि जो बहुत हल्के न्यूक्लियाई हैं, जैसे हाइड्रोजन, या जो बहुत भारी हैं, जैसे यूरेनियम, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होती है। और बीच वालों की? बीच के मास नंबर वाले न्यूक्लियाई जैसे आयरन, उनके लिए ये वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। वो सबसे ज्यादा कसकर बंधे होते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसका मतलब अगर हम भारी न्यूक्लियस को तोड़ें या हल्के वालों को जोड़ें। बिल्कुल। अगर हम एक भारी न्यूक्लियस को तोड़कर हल्के ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई बनाएं, इसे कहते हैं फिजन। फिजन, ये तो सुना है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। हाँ, वही। या फिर अगर हम बहुत हल्के न्यूक्लियाई को जोड़कर भारी ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस बनाएं, इसे कहते हैं फ्यूजन। फ्यूजन, जैसे सूरज में होता है। एकदम सही। दोनों ही प्रोसेस में हमें ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई मिलते हैं, और जो बाइंडिंग एनर्जी का अंतर होता है वो एनर्जी के रूप में बाहर निकलता है। और ये एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा? जैसे यूरेनियम 235 के एक फिशन में करीब 200 MeV एनर्जी निकलती है। 200 MeV? और फ्यूजन में? फ्यूजन में भी भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है। सूरज में हाइड्रोजन आइसोटोप्स जुड़कर हीलियम बनाते हैं, जिसे प्रोटॉन-प्रोटॉन साइकिल कहते हैं। अगर हम धरती पर कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन कर पाएं तो ये एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है। ये MEV और जो केमिकल रिएक्शन में एनर्जी होती है, उसमें कितना फर्क है? बहुत ज्यादा। केमिकल रिएक्शन में एनर्जी निकलती है EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के स्केल पर, जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन में MEV, मतलब लाखों गुना ज्यादा। लाखों गुना? हाँ। वैसे इन सब के अलावा कुछ न्यूक्लियाई खुद ही अनस्टेबल होते हैं और टूटते रहते हैं। अच्छा। हाँ, वो अल्फा, बीटा या गामा डिके के जरिए एनर्जी और पार्टिकल्स छोड़ते हैं। इसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ये भी न्यूक्लियर लेवल की घटना है। ओह, तो मतलब न्यूक्लियस के अंदर ये सब चल रहा है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, आइसोटोप्स, फिर वो अविश्वसनीय न्यूक्लियर डेंसिटी। हाँ, और फिर मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, और उससे जुड़ी फिजन और फ्यूजन जैसी प्रक्रियाएं जिनमें इतनी एनर्जी है। ये सब समझने के लिए हमने ये सारे जरूरी इंग्लिश टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल किए। जी हाँ। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। बताइए। हमने देखा कि न्यूक्लियर डेंसिटी लगभग कांस्टेंट है और बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। तो ये हमें पदार्थ को दबाने और उससे एनर्जी निकालने की सीमाओं के बारे में क्या बताता है? दिलचस्प सवाल है। या ये सोचिए कि इन नन्ही सबएटॉमिक प्रक्रियाओं को समझना हमें कितनी बड़ी चीजों को समझने में मदद करता है, तारों के जीवन से लेकर शायद भविष्य के एनर्जी स्रोतों तक।